नमस्कार, आईने सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात करते हैं राज्यसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर वॉकआउट कर दिया। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काली जैकेट, आंखों में चश्मा, गले में सफेद अंगवस्त्र और आखिरकार गुरुवार को शाम के 5 बज गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपना बहुप्रतीक्षित भाषण शुरू किया। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी। और इसके बाद वो हुआ जो होना ही था। विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत में शोरगुल करना शुरू कर दिया। लेकिन मानना होगा, पीएम नरेंद्र मोदी को वो इस गतिरोध के बाद भी तैयार होकर आए थे। विपक्ष की टोका टाकी और नारेबाजी के बीच भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। इस बीच सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाकर पीएम मोदी की बातों पर सहमति जताते और खुशी का इजहार करते नजर आए। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बहुप्रतीक्षित भाषण दिया। अब पीएम मोदी के भाषण की कुछ अहम बातों को जानते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण। पीएम मोदी ने भारत EU ट्रेड डील का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विश्व का विश्वास जीतने का दावा किया। पीएम मोदी ने एनडीए की रिफॉर्म नीति का विस्तार उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। पीएम ने संसद में चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने ममता सरकार को निर्मम सरकार की संज्ञा दी और पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला। विपक्ष ने मोदी के भाषण की वैसी ही निंदा की जिसकी उम्मीद विपक्ष से ही की जा सकती है। प्रधानमंत्री का उत्तर था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण पर। हमें सुनना चाहते थे, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बजट सत्र के 7वें दिन आखिरकार पीएम मोदी का भाषण हो गया। हालांकि पीएम को पहले लोकसभा में भाषण देना था, लेकिन वो टल गया। बहरहाल असली सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी ने विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दे दिए, और सवाल ये भी कि क्यों विपक्ष पीएम मोदी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INET 24/7। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया है। बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनकी कल शाम यानी कि गुरुवार को जो 5 बजे बुधवार को जो स्पीच होने वाली थी वो टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। दरअसल पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे
के चलते स्पीकर संध्या रॉय ने कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया था। वहीं इसके साथ ही बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता खड़गे को नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामेदार स्थिति देखने को मिली। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी संसदीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ अरे चुप बैठो क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज, अरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग अभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार को भारत माता के मुकुटमणि के समान दिव्य नगरी बताते हुए सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार की बात कही। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम के पहले उन्होंने योगाभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को गंगा की तरह प्रवाहित करने में आधुनिक योग के भागीरथ के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महात्माओं को सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन पधारने के लिए निमंत्रण दिया। हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती, लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर वैचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिंहस्थ की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव से मध्य प्रदेश में गुरुकुल और आश्रम स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ शासन ने दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी किया है और जारी आदेश के अनुसार
शिकायत की प्राथमिक जांच में उनके खिलाफ वित्तीय लेन देन जांच में दिए गए कथनों और व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में अपने पद का दुरुपयोग करना, अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आए हैं। निलंबन अवधि में कल्पना वर्मा का जो मुख्यालय पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो डीएसपी कल्पना वर्मा निलंबित, प्राथमिक जांच में आरोप जो है वो सही पाए गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो कल्पना वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ गई है, तो एक्शन हो गया है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। कारोबार से उगाही का आरोप था जिसे सही पाया गया है और डीएसपी कल्पना ने कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए नगद लिए हैं, ये पाया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत मिली है। करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आए लखमा ने जहां एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुले मंच से बीजेपी के डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी नेताओं को धन्यवाद कहकर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। देखिए रिपोर्ट। करीब 1 साल बाद रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकले कांग्रेस विधायक कवासी लखमा का बयान राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला रहा। शराब घोटाले के आरोपी लखमा ने रिहाई के बाद खुद को साजिश का शिकार बताया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उनका वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम अरुण साव का धन्यवाद किया। लखमा ने कहा कि जेल में रहने के दौरान अरुण साव ने टीवी और अखबारों में उनके समर्थन में बयान दिए, जिसके लिए वह उनके आभारी है। उनका धन्यवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लखमा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का भी धन्यवाद किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि उनकी रिहाई के मौके पर कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। यहां तक कि राजधानी में मौजूद कांग्रेस नेता भी उनके स्वागत में नहीं पहुंचे। इस देश का न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी, रजत पायलट जी, भूपेश बघेल, दीपक बैज और तुम्हारा शरणदास महंती को भी बधाई देता हूँ। सभी समय पर जेल में प्रताड़ना मिली, जेल में मिलने आते थे। मैं बस्तर का आवाज, जंगल जमीन का आवाज, जब तक जिंदा रहूंगा उस आवाज बस्तर के लिए लड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के हवाले से स्पष्टीकरण भी आया कि यह बयान कवासी लखमा ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिया, क्योंकि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने षड्यंत्र कर उन्हें फंसाया है। सत्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, डीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। अब उनको जो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके कारण आदिवासी समाज में, प्रदेश के सर्वहारा वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि कवासी लखमा जैसे सीधे साधे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। जेल से बाहर आते ही बीजेपी नेता को धन्यवाद और कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर कवासी लखमा की रिहाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यह बयान सियासी समीकरणों को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही कई नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में अब एक ऐसी टीम तैयार की जा रही है जिसमें रचनात्मक कामों से जुड़े लोग होंगे, जिन्हें कांग्रेस मौका देने जा रही है, जो मंच नहीं मिलने के कारण अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसमें ढोल मंजीरे बजाने वाले से लेकर गायक कलाकार शामिल होंगे। क्या है कांग्रेस की ये नई योजना, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। टैलेंट हंट से इतर कांग्रेस रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को भी संगठन से जोड़ना चाहती है।
संगठन महामंत्री संजय कामले ने एक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि की है, जिसके तहत पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को मंच दिया जाएगा। इनमें वो लोग शामिल होंगे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन संगठन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसे सभी रचनात्मक और साहित्यिक लोगों को पार्टी मंच भी देगी। हमने ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये टैलेंट हंट निकाला हुआ है कि जिसमें कोई भी एक आम नागरिक जो कांग्रेस के विचार से सहमत हो, वो आकर अपनी बात हमको जानकारी दे और हम उसको फिर उसका इंटरव्यू लेंगी हमारी ज्यूरी, और उसमें उसकी जो काबिलियत होगी, चाहे वो विधि के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके कुछ राइटर्स हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी क्षेत्र में जहां उसकी उपयोगिता होगी वहां उसको उपयोग किया जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, कई तो कार्यक्रम का प्रभावी संचालन भी कर सकते हैं, तो कुछ शायरी, कविता और लेखन कौशल में माहिर होते हैं, जिनका फायदा अब संगठन उठाना चाहता है। वहीं कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पूरी तरह समाप्त हो गई है। ऐसे में वामपंथी विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी अब नाचने गाने वालों का टैलेंट हंट कर रही है। जिस तरह से वामपंथी लोग दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, देश के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं, वही अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखाई देता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे नाचने गाने वालों को हायर करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी तो उन पर कार्रवाई भी होगी। चुनावों में लगातार मिल रही हार पर हुए मंथन से ही संगठन सृजन अभियान निकला है। कांग्रेस जानती है कि बीजेपी के मुकाबले उसका संगठन काफी कमजोर है, लिहाजा तमाम नवाचार के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सारी कवायदों का कितना असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। इधर भोपाल में सड़कों पर चलती युवतियों पर कटर और चाकू से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनकी हमलावर को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। भोपाल में कटरमैन ने 4 वारदात को अंजाम दिया था, जबकि इससे पहले वो 2014 में सागर में भी वारदातों को अंजाम दे चुका था। अब उसके मोबाइल से अश्लील कंटेंट मिले हैं। पुलिस के मुताबिक निजी जीवन में तनाव के चलते वो युवतियों को शिकार बनाता था। तस्वीर में दिख रहा ये व्यक्ति देवेंद्र अहिरवार एक ऐसा सनकी है जो इसलिए युवतियों पर कटर से हमला करता था क्योंकि इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई थी। वहीं इसके मोबाइल से अश्लील कंटेंट मिला है, जिसको देखकर ये युवतियों का निशाना बनाता था। सिलसिलेवार इसने 6 दिन पहले पिपलानी में 3 और अयोध्या नगर में 1 वारदात को अंजाम दिया था। फैमिली बैकग्राउंड और नशा और उसके अलावा जो है वो इस तरीके का कंटेंट देखता था वो, जिससे कि उसका अपन ये कह सकते हैं कि इन सब घटनाओं में वो संलिप्त। लगभग 150 लोग अलग अलग टीमों के इसमें लगे हुए थे। 900 के लगभग CCTV कैमरे और स्केच और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम लोगों को ये पुख्ता जानकारी मिली कि इस तरीके के हुलिये का संदिग्ध एक व्यक्ति जो है वो कोच फैक्ट्री के आसपास दिखता है। वहाँ पे फिर उसको पुलिस ने जो है उसको दबिश दे के पकड़ा। आरोपी की तलाश में पुलिस ने 100 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा, 9 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले और करीब 600 पुराने बदमाशों का रिकॉर्ड खंगाला, जिसके बाद लोगों ने आरोपी की जानकारी पुलिस को दी। आरोपी को लेकर खुलासा हुआ कि सागर में उसने 2014 में 5 वारदातों को अंजाम दिया। सागर की घटनाओं में वो अब तक नहीं पकड़ा गया था। इस मामले की पूछताछ में आरोपी देवेंद्र अहिरवार ने सागर की घटनाएं कबूली है। उसके मोबाइल से अश्लील कंटेंट मिले, जिसे देखकर वो युवतियों को निशाना बनाता था। उसकी पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद उसने युवतियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब भी कोई युवती इसे अकेले में दिखती तो उस पर यह हमला कर देता। उसके पास वो मोटरसाइकिल भी मिली जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी। उसके पास कटर भी मिला जिससे उसने वारदात की थी, और उसने न केवल यहाँ की वारदातें कबूली बल्कि उसने बताया कि उसने इस तरीके की घटनाएं सागर में भी की हैं 2014 में, और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। तो हमने SP सागर को भी उसकी सूचना दी है और अभी हम इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि इसने और किसी जिले में कोई अगर घटना की। आरोपी देवेंद्र अहिरवार सागर का रहने वाला है और नशे का आदी है। पुलिस ने उसे 2 दिन पर रिमांड पर लिया है। इतने साल में उसकी अन्य घटनाओं को लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी। वारदातों के बाद आरोपी मजदूरी करने लगा था, जिसके चलते उसकी पहचान देर से हुई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला और उससे पूछताछ की जा रही है।
भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।